Hello, welcome to BSHF 101 Block 2, Unit 6, Foundation Course in Humanities and Social Sciences. The topics to be covered are rise of national consciousness, early phase, early political association, formation of Indian National Congress, moderates and extremists, Swadeshi movement, emergence of Gandhi, non-cooperation and Khilafat movements, civil disobedience movement, quit India movement, and peasant movement. Rise of Indian consciousness, national consciousness, centralization. इसमें जो अर्लियर ब्लॉक था उसमें मैंने बताया कि भारत भले ही एक सब कॉन्टिनेंट था मगर ये एक बड़ा कम हो पाया। इसमें कई राज्य बने हुए थे और उसमें आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इंडिया वाज नेवर ए वन कंट्री, कंप्लीट कंट्री, बट इट बिकेम वन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो सबसे पहली चीज जो नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए हुई थी कि वो सेंट्रलाइजेशन हुआ। साउथ के लोग नॉर्थ से मिलने शुरू हो गए, नॉर्थ के ईस्ट से मिलने शुरू हो गए, हर जगह के लोग हर जगह के लोगों से मिलने शुरू हो गए और सबको जब आपस में मिलकर पता चला कि भाई ये दुश्मन तो हमारे अंग्रेज ही हैं, ये हम सबको एक्सप्लॉइट करते हैं, किसी से प्यार नहीं करते, किसी का भला नहीं करते। तो ये सेंट्रलाइजेशन सबसे पहली चीज हुई नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए। रूल्ड इंडिया फ्रॉम ए सिंगल सेंटर, एक सिंगल सेंटर से इंडिया को रूल किया गया। पहले मद्रास से था, फिर बंगाल से हुआ, बाद में आके न्यू दिल्ली से। Unified system of administration, military, police, judiciary, revenue collection, departments and various other systems of governance were made uniform for the whole of British ruled territories. एक अंग्रेजों में एक क्वालिटी थी कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया रूल करने के लिए कि फौज सबकी एक होगी, पुलिस भी एक ही तरह की होगी। उसको रूल करने के लिए वहां के एक उन्होंने सिविल सर्विस बना दी और वो सिविल सर्विस की कैलकाटा में भी ट्रेनिंग होती थी, पहले इंग्लैंड में भी ट्रेनिंग होती थी और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उसमें जा सकते थे पहले। बाद में कुछ इंडिया जो हाई क्लास के लेना शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे वो दूसरे लोगों को भी लेना शुरू कर दिया। तो उनके लिए आना सिविल सर्विस में बहुत मुश्किल काम था। तो इससे एक सिंगल गवर्नेंस होनी शुरू होगी। यहाँ का बंदा वहां भी ट्रांसफर हो सकता था, नॉर्थ का ईस्ट में भी हो सकता था, साउथ में भी हो सकता था। ऐसे करके लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस जाननी शुरू हो गई। अकॉर्डिंग टू दिस बिल, इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जजेस को नाउ ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस। एक इल्बर्ट बिल पास हुआ था 1882 में, 1882-83 में। इसका बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। उसमें यह था कि भाई जो इंडियन जजेस होते हैं जुडिशरी में, वो ब्रिटिशर्स को भी वही जजेस ट्राई कर सकते हैं, यानी कि उनका वो कोर्ट में उनको जजमेंट दे सकते हैं उनके खिलाफ या उनके फेवर में, जैसे भी है। पहले अंग्रेजों के जजेस अलग थे, हिंदुस्तानियों के लिए जजेस अलग थे। पर ये चीज इंडियन जजेस वो इंडियंस को थोड़ा नीचे सोचते थे कि वो इंफीरियर कास्ट है, रेस है और हम सुपीरियर है, अंग्रेज ये सोचते थे। इससे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हिंदुस्तान में जो इंडिया में यूरोपियंस रह रहे थे, जिसको बाद में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। इससे नेशनल कॉन्शियसनेस भी जागी थी। अर्ली फेज, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया पास थ्रू वेरियस फेजेस। These phases varied according to the intensity of the movement, method of agitation and the people involved in it. जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है बेसिकली ये 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल की मानी गई है। तो इसके कई फेजेस बने आगे, और वो क्योंकि वो जहां वो रहते थे उसके हिसाब से, लोगों की पढ़ाई के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, आपसी मेलजोल के हिसाब से ये चीजें धीरे धीरे अपने फेजेस ने अलग बना ली। Early political association. The first modern association in India was formed in 1837. It was Landholder Society. जो पहली मॉडर्न एसोसिएशन बनी थी हिंदुस्तान में वो 1837 में बनी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब जिनके पास में लैंड था, यानी कि ये डाउन ट्रॉडन लोग, जो गरीब लोग थे, जो एक्चुअल खेती करते थे, उनका नहीं, जिनके पास में लैंड था। जमींदारी आएंगे इसमें, या बड़े बड़े लोग आएंगे, राजे महाराजे आएंगे। It was not a nationalist organization, but mainly interested in protecting the class interests of the landlords in Bengal, Bihar and Odisha. मतलब ये कि कोई नेशनल सोसाइटी नहीं थी, ये सिर्फ इंटरेस्ट जमींदार वगैरह के इंटरेस्ट वो रोकने थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो जहाँ सबसे ज्यादा पहले ध्यान हुआ था अंग्रेजों का। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1866 इन लंदन। एक लंदन में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुई थी और जिन्होंने जो अपने ही इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए वहां पर फॉर्म हुई थी। इसमें कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से।
1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड. इट वाज ऑन 28 December 1885 that it held its first meeting, and its first president was Bhopesh Chandra Banerjee, W.C. Banerjee. Meeting was attended by 72 delegates from all over India. It was convened by A.O. Hume. A.O. Hume was a retired civil servant, British civil servant. He was British by origin. मतलब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हो गई, पर वो इंडिया की कोई प्रोग्रेस नहीं करना चाहते थे. उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे 1857 का पहले विद्रोह हुआ है, कहीं वैसा फिर से ना खड़ा हो जाए और उससे अंग्रेजों को नुकसान पहुंच सकता है और उसका वो अंग्रेजों को खाड़ फेंके. तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी कि जिससे कि हम हिंदुस्तानी को संभाल के रखेंगे, कोई बात हो तो उसी से उन्हें दबवा देंगे. पर ये उनकी सोच गलत थी. ये आगे प्रूव होगी कैसे. मॉडरेट्स, फर्स्ट 20 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस द कांग्रेस रिमेन्ड अ मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन. पहले 20 साल तक, यानी कि 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस थी वो एक मॉडरेट का काम करती रही. मतलब जो पिटीशन आ गई उसको लेके अंग्रेजों के सामने कर दिया, कोई वही हल्की फुल्की बात हुई कि ऐसे होना चाहिए, अंग्रेजों के तरीके से उनके सामने नम्र होके कि कृपया हमारी ये मांग मान ले. वो नहीं मानते, उनसे रिक्वेस्ट करते, उनसे प्लीडिंग करते. हो सकता वो 10 डिमांडें रखते, एक आधी कोई डिमांड मांग लेते जिससे उन्हें कोई इफेक्ट नहीं होता था, तो सोचते बहुत अच्छी बात होगी. तो ये मॉडरेट फेज कहा जाता है. इसमें कोई प्रेशर जोर नहीं था, बिल्कुल नहीं था. यूज पीसफुल मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क, बिल्कुल पीसफुल मेथड से इनके काम करने के. पब्लिक ओपिनियन वाज क्रिएटेड. इसमें लोगों का दिमाग इकट्ठा किया जाता था. लोगों में जा जाके ये लोग उनको रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि सारे इंटेलेक्चुअल्स थे उसमें. रीजनेबल डिमांड्स आर प्रेजेंटेड टू सक्सीड टू देयर गोल. अब डिमांड्स बिल्कुल रीजनेबल होती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सुपीरियर माना था कि उन्हीं से हमें कुछ लेना है ताकि वो इधर की कुछ तरक्की करें. कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं होती थी उसमें. उसके बाद में फेज आया एक्सट्रीमिस्ट का. दे डिड नॉट बिलीव इन पीसफुल मेथड्स. एक्सट्रीमिस्ट मतलब जिनके एक्सट्रीम व्यूज थे, वो पीसफुल मेथड्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे. वो कहते भाई जोर जबरदस्ती करनी है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रेशर. उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर सोसाइटी के ऊपर भी, अंग्रेजों के ऊपर भी जो हुकूमत कर रहे थे, बिल्डअप हुआ. बिलीव टू रिलाई ऑन देयर ओन रिसोर्सेज टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस. वो सिर्फ अपने ही बल बाजू पर विश्वास करते थे. उन्हें ये नहीं था कि अपने आप कुछ हो जाएगा, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं हमें मिलेगा, अपने आप ही हम अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अंग्रेज नहीं करेंगे हमारे लिए कुछ भी. स्वदेशी मूवमेंट. तो उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आई. उसमें क्या था? क्वेश्चन द अर्लियर मॉडरेट अप्रोच ऑफ पिटिशनिंग एंड पेइंग टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ कंसेशन. स्वदेशी ने ये कहा कि भाई जो हमारा मॉडरेट अप्रोच थी, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, और वो हमें लाभ मार देते हैं, कुछ एक आधी चीज़ को बता देते हैं, चलो छोटी सी चीज़ आपकी मान ली. उस चीज़ के वो खिलाफ चले. उन्होंने कहा स्वदेशी यानी कि जो हमारा है, वहाँ की बनाए हुए कपड़े नहीं हमें चाहिए, हमें यहाँ के अपने बनाए हुए चरखे पर बने हुए कपड़े चाहिए. गांधी जी ने भी चरखे चलाया था, वो अपना चरखा खुद चलाते थे. क्या दिखाने के लिए? स्वदेशी, हमारा अपना. सेट्स द गोल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. उसी ने, स्वदेशी ने कहा कि हमारी अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए, अंग्रेजों की गवर्नमेंट नहीं चाहिए. अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. तीसरी चीज क्या है? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. कि जो बाहर के गुड्स यहाँ पर आते हैं, बाहर का सामान आता है, वो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हमें नहीं चाहिए, वो खरीदना ही नहीं, हम अपने आप अपनी चीजें लेंगे. कई जगह पर तो ऐसे वो इकट्ठे करके उन्होंने बाहर का सामान जला भी दिया. इमरजेंस ऑफ गांधी. स्वदेशी के बाद में जो आता है वो गांधी का फेज आता है. 1907 में स्वदेशी मूवमेंट डिक्लाइंड. 1907 स्प्लिट इन द कांग्रेस. 1907 में स्वदेशी मूवमेंट नीचे जानी शुरू हो गई और कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट. 1908 तिलक वाज imprisoned एंड डिपोर्टेड. बाल गंगाधर तिलक, जो कि जिन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी स्वदेशी की, उनको जेल में बंद कर दिया गया और यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया. इंडिगो प्लांटर्स वर फोर्सिंग द पेजेंट्स टू ग्रो इंडिगो इवन व्हेन इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल. उस टाइम पर जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो नील उगाते थे, जिन्हें नीले कहा जाता था, वो फार्मर्स को जबरदस्ती कह रहे थे कि आप इंडिगो उगाओ, जबकि ये बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, बड़ा खतरनाक था, बंजर कर देता था सारी जमीन को.
नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। इसके बाद में जब गांधी जी यहाँ पर आए 1916 में यहाँ पर आए और गोदान मूवमेंट उन्होंने शुरू करी, और फिर उसके बाद में मेन मूवमेंट जो उनकी आती है वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, इसका मतलब है कि कॉपरेट नहीं करना गवर्नमेंट के साथ। और खिलाफत मूवमेंट ये मुस्लिम्स की मूवमेंट थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो टर्की के सुल्तान के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा बुरा व्यवहार कर रही थी। उसके खिलाफ अली ब्रदर्स ने वहां पर एक खिलाफत मूवमेंट चलाई, जिसके लिए इधर महात्मा गांधी जी ने भी उसकी सपोर्ट करी। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और उसकी हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हमारे दुश्मन है जो हमारे पर हुकूमत कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज इंक्रीज्ड। प्रथम विश्व युद्ध में सारी चीजों के, सारा सामान का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। द कंडीशन ऑफ द पीपल वर्सेंट। इससे लोगों की हालात खराब हो गई। गवर्नमेंट एक्सट्रैक्टेड मैनी ड्यूज फ्रॉम द पीपल इन द नेम ऑफ वॉर एफर्ट्स। अब गवर्नमेंट ने अपना खर्चा पूरा करने के लिए लोगों पे प्रेशर डाल दिया, और लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आगे लोगों की हालत खराब थी और उस पर प्रेशर डाल दिया, और वैसे और ज्यादा उन्होंने कर और टैक्सेस वगैरह लगा दिए। दिस गिव राइज टू रिसेंटमेंट अमंग द इंडियन पीपल। जब ज्यादा जोर पड़ा तो लोगों के बीच में मचलन सी हो गई, उनमें रिवोल्ट सा जाग गया, ये क्या बात है। सेवरल एजिटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट के खिलाफ काफी एजिटेशन, काफी जुलूस चलने शुरू हो गए। मासिव प्रोटेस्ट एंड डेमोंस्ट्रेशन बाय द इंडियन पीपल अगेंस्ट द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। देयर वाज मासिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लोग मासिव मतलब सारे इकट्ठे होके समूहों में और कई हजारों में लाखों में लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी शुरू करा दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तो रोक दिया गया, क्योंकि एक चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया था। चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था 1922 में। वहां पर लोग जब यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे तो उन्होंने उसमें पुलिस वालों को मार के जला दिया, जिंदा जला दिया, जिससे कि ये वायलेंस का एक सीन बन गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं नॉन वायलेंस करूंगा, कि मुझे अहिंसा का रास्ता अपनाना है और लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं करना, यानी कि कोई मारकाट मुझे नहीं करनी, हम अहिंसा से ही आगे चलेंगे। और जैसे ये हिंसा का एक इंसिडेंट हुआ, उससे महात्मा गांधी ने अपने आप को अलग कर दिया, नॉन कॉपरेशन को बंद कर दी। इससे महात्मा गांधी से कई लोग नाराज भी हुए, मगर उन्होंने अपनी ये प्रिंसिपल्स को सटीक रखा और उसी के हिसाब से आगे चलते रहे। फिर 1930 के आसपास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सामने आई। 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया, इंडियन अनइनवाइटेड गेस्ट साइमन गो बैक, जिसका काफी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाठीचार्ज हुआ, लाला लाजपत राय को अपनी जान गंवानी पड़ गई उसमें। अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 अगेन रेज द पॉलिटिकल टेम्परेचर। साइमन कमीशन से बड़ा ज्यादा नेशनल कॉन्शियसनेस ही हमारी जाग गई। लोग फिर से इकट्ठे हो गए। जो नॉन कॉपरेशन के बाद एकदम थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया था हिंदुस्तान की पॉलिटिकल सोसाइटी में, वो एकदम से जागना शुरू हो गया। और लाला लाजपत राय जी की डेथ के बाद में ये चीज और सामने आई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने कसम खाई कि हम इसका बदला लेंगे। जब साइमन कमीशन आया था तो उन्होंने कहा साइमन गो बैक, यू आर नॉट वाइटेड। साइमन कमीशन आप वापस जाओ। सडन विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिमांडेड द कांग्रेस लीडर्स। जैसे पहले बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसका एकदम विड्रॉल हुआ था गांधी की तरफ से, महात्मा गांधी की तरफ से, तो वो कांग्रेस लीडर्स को कईयों को पसंद नहीं आया था। बट ये साइमन कमीशन से एकदम ही उनमें देश की भावना जाग पड़ी। क्विट इंडिया मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान और उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। गांधी इरविन पैक्ट भी उस टाइम पर हुआ था। उससे महात्मा गांधी की इंपॉर्टेंस नेशनल सोसाइटी में, नेशनल मूवमेंट में बढ़नी शुरू हो गई और लोग भी उनके साथ में आने शुरू हो गए, क्योंकि उनका तरीका काम करने का बहुत अच्छा था, अहिंसा और नॉन वायलेंस। यानी कि वो किसी को कोई मारते काटते नहीं थे, वो या अनशन करके बैठ जाते थे कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए। अंग्रेजों को समझ नहीं आता उनके खिलाफ क्या करें, कि उनको जेल भी नहीं दे सकते थे क्योंकि वो भूखे होकर बैठे हुए हैं, क्या करें उनके खिलाफ। तो उन्हें अल्टीमेटली उनके सामने झुकना पड़ता था, जिससे उनके ऊपर बहुत ज्यादा
बड़ा प्रेशर एक बिल्डअप हो रखा था। फिर जो नया इंसिडेंट आया 1935 ए न्यू लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच वाइडेंड द फ्रेंचाइज, जिसके कारण एक 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। जो हमारा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है वो काफ़ी हद तक 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर बनी हुई है। उसमें इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बना दी, और उसके हिसाब से इन्होंने एक्ट पास करके भेजा। तो 1937 में हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए ओपनली। On this basis, elections were held in 1937. The Congress contested the elections and formed government in many provinces, जिसमें कांग्रेस ही हर जगह विजयी हुई, और भी छोटी मोटी पार्टियां बन चुकी थी, बट इसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा मेजर पार्टी रही। It was on 8th August 1942 that the Congress announced the Quit India movement. महात्मा गांधी के अंडर 1942 में जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये एक अंग्रेजों को नामंजूर थी बात, वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को बंद करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। गांधी एक्सोर्टेड द पीपल टू डू और डाई। महात्मा गांधी ने लोगों को ये कहा कि करो या मरो, डू और डाई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड मोस्ट ऑफ द लीडर्स बिफोर दे कुड ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। तो अंग्रेजों ने काफी लीडर्स को इसमें अरेस्ट कर लिया और ठीक तरह से मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करने दिया। पेजेंट मूवमेंट्स, ये कांग्रेस की मूवमेंट्स थी, इसके साथ में जो किसान थी उनकी मूवमेंट्स क्या हुई। राइट सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पेजेंट्री हैड रिजन इन रिवोल्ट टाइम एंड अगेन अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज। जब से अंग्रेजों ने भारत में अपना रूल एस्टैब्लिश किया तब से जो फार्मर्स थे, क्योंकि उनका सेल्फ सफिशिएंसी उन्होंने खत्म कर दी थी, उनके में इंटरफेरेंस शुरू कर दिया था, उनके जो ट्रेड जो होता था वो सारा खराब कर दिया था, उनके कैश क्रॉप्स बनाने शुरू कर दिए थे बजाय इसके कि वो जो फूड क्रॉप्स उगाते थे उनमें गरीबी मच गई थी। इससे वो सारे के सारे इनके अगेंस्ट हुए थे शुरू से। इसके क्या रीजंस थे? रीजंस बिहाइंड दिस अपराइजिंग्स वर एक्सॉर्बिटेंट रेवेन्यू, बहुत ज्यादा उनसे रेवेन्यू लिया जाता था, रेंट डिमांड्स उनसे कर लिए जाते थे, imposition of an oppressive class of landlords। इसके साथ में अंग्रेजों ने एक क्लास बना दी, जमींदारी क्लास, जो कि उनसे बहुत ज्यादा पैसा खींच सकती थी। जमींदारी बेची गई और उनका क्या काम था, अंग्रेजों ने अपना बांध दिया कि हमें इतना चाहिए, कि हमें 50 रुपया चाहिए 100 में से। उन्होंने कहा ठीक है, अब वो 40 रुपये अपना भी घसीटते थे, इनके पास सिर्फ 10 रुपये बचते थे और उसको भी किसी ना किसी तरीके घसीटते रहते थे। लोग भूखमरी से मरना शुरू हो गए। फोर्स्ड एविक्शन, जिसके कारण लोग घर छोड़ छोड़ के भागने शुरू हो गए, गांव त्याग त्याग के भाग गए। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, पता नहीं चलता था कि क्या करें, कि ये काम हो, फसल होगी भी नहीं होगी, फसल हो जाए तभी कुछ गुजारा जा सकता है, नहीं हो खराब हो जाए तो बेड़ा खराब हो गया। इम्पोजिशन ऑफ एट्रोसिव फॉरेस्ट लॉज, फॉरेस्ट लॉज जो है वो बड़े खतरनाक आ गए। फोर्स्ड लेबर एंड सप्लाईज, ग्रोथ ऑफ ग्रीडी मनी, ह्यूज इंडेटेडनेस, मतलब कि इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया किसानों के ऊपर कि सारा का सारा उनका काम बिल्कुल ही खराब हो गया। लोग पागल हो चुके थे उस टाइम पर। थैंक यू। दिस इज द एंड ऑफ सेशन 6। थैंक यू।